जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं आपके साथ निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन का, सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है, जिसको हम सीखना चाहेंगे, वो ये चीज़ है कि एक इंसान जो है वो किस तरह से इस काबिल हो जाता है कि वो बहुत अच्छी बारगेन करके बड़ी कामयाबी के साथ लोगों को अपनी बात मनवा लेता है। और दूसरा, इसके बाद हम इस चीज़ पर भी फोकस करेंगे कि जनाब जो है वो डेडलॉक्स क्यों आते हैं कम्युनिकेशन में, और इन डेडलॉक्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं या इन डेडलॉक्स से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे कि अप्रोचेस टू कम्युनिकेट क्या है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी बात को कि निगोशिएशन क्या है। तो इसके लिए मैं अपनी स्लाइड आपके सामने रखता हूँ। मेरी स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा, निगोशिएशन क्या है, फिर डेडलॉक, और फिर अप्रोचेस टू निगोशिएशन पे बात करूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निगोशिएशन पे। निगोशिएशन एक डिस्कशन है जो एम्ड है एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम किसी एग्रीमेंट पर पहुंचना चाहते हैं। वी वांट टू रीच ऑन सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। देखिए, होता ये है कि दुनिया में जब भी हम निगोशिएट करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अपने तरफ से हर बंदा ये करने जाता है कि वो मैक्सिमम हासिल करने चाहता है। लेकिन कभी भी निगोशिएशन में ऐसा नहीं होता कि कोई शख्स जो चाहे 100% वही हासिल कर ले। ऐसा बहुत रेयर है। दोनों पार्टीज़ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आती हैं, लेकिन रास्ता कहीं दरमियान में निकलता है, यानी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे फैसला होता है। तो लिहाजा निगोशिएशन एक ऐसा अमल है जिसमें दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं, वो जॉइंटली इन्वॉल्व होती हैं एक ऐसी बहस में, एक ऐसी कम्युनिकेशन में जो आउटकम ओरिएंटेड है, जिसके नतीजे में वो अपने जॉइंट ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। अब जहाँ तक सवाल है निगोशिएशन को अगर हम इन ब्रीफ देखें तो हम कहते हैं कि ये मेथड है जिसमें लोग अपने इख्तलाफात को सेटल करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा अमल है जिसके अंदर दो पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ करके, कंप्रोमाइज़ मतलब क्या है, कुछ ले कुछ देकर, अवॉइडिंग करते हुए आर्गूमेंट एंड डिस्प्यूट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करते हुए एक ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जो दोनों पार्टीज़ के लिए बाहमी काबिल मंजूर होता है या काबिल तस्लीम होता है। अब मैंने जैसा शुरू में कहा कि होता तो ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि वो इस तरह से काम करे कि वो मैक्सिमम हासिल कर सके, और दूसरे के लिए कम। लेकिन ये अप्रोच अच्छी नहीं है। हकीकत ये है कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है। अब रही बात ये कि निगोशिएशन के बाकायदा कुछ स्टेप्स हैं। इसमें से दो स्टेप्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जो है ना वो इस चीज़ के साथ है। ये दो ऐसे स्टेप्स हैं जो निगोशिएशन के रियल, यानी पार्टीज़ के आमने सामने टेबल पर आने से पहले गए हैं, प्रोसेस से शुरू होने के पहले गए। जैसे प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में क्या होता है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में ये होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझने की कोशिश करती हैं। वो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पर है क्या, और बुनियादी तौर पे कॉन्फ्लिक्ट किसको समझा जाएगा, इसका नेचर क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके अंदर एक पार्टी जो है उसे मैक्सिमम क्या मिल सकता है, एंड व्हाट मिनिमम इट कैन अचीव। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल कर सकते हैं और मिनिमम क्या मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों पार्टीज़ को ये देखना पड़ता है कि यानी कि अगर मैं जा रहा हूँ निगोशिएशन के लिए तो मेरा काम ये है कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह को दरियाफ़्त करूँ, मैं उसकी हिस्ट्री को पता करूँ, उसकी रीज़न को पता करूँ, उसके पीछे कॉजेज़ फैक्टर्स क्या हैं इनको पता करूँ, और फिर इस चीज़ को पेश नज़र रखूँ
कि दोनों पार्टीज़ जो इस निगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है, व्हाट दे कैन हैव टू एक्सप्लॉइट ईच अदर, इनके पास एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या है। हाँ, अलबत्ता ये भी अगर देख लिया जाए निगोशिएशन पर जाने से पहले कि हम इस निगोशिएशन में मैक्सिमम क्या हासिल कर सकते हैं और हमें इसमें मिनिमम क्या मिल सकता है। अगर हम ये काम कर लें तो ये हमारा पहला स्टेप बनता है। दूसरा स्टेप जो है इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, यानी किसी भी निगोशिएशन में जो फैसले तक पहुंचना है या निगोशिएशन को स्टार्ट करना है वो पहला अमल है, फैसले तक पहुंचना आखिरी अमल है। लेकिन पहले अमल में ये तय करना ज़रूरी है कि हम किस जगह पर इकट्ठे होंगे, मीटिंग कहाँ होगी, टाइम या डेडलाइंस क्या होंगी और इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे, उनके नाम क्या हैं, ताकि अगर उनकी एक्सपर्टीज़ का पता लग जाए तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि वो क्या बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है ग्राउंड रूल्स में वो ये भी होती है कि बाज़ जगह पर ये लाजिम हो जाता है कि ये तय कर लिया जाए कि पहले कौन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, और बाद में दूसरी टर्न जो है वो किसकी होगी, पहली टर्न किसकी होगी, सब क्वेश्चन आंसर्स किस तरह होंगे और उनके अंदर टाइम एलोकेशन भी की जाती है कि किसको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा। अब यहाँ तक ये जो दो स्टेप्स हैं ये अभी आप ऑन टेबल नहीं पहुँचे, यानी यू आर नॉट एट द राउंड टेबल, यू आर नॉट एट द निगोशिएशन स्पॉट राइट नाउ, अभी ये काम पहले ही हो चुके हैं। अब निगोशिएशन शुरू होने जा रही है। अब निगोशिएशन शुरू होने जा रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगी क्लासिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। अब जो क्लासिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन है ना, अगर उसको आप देखना चाहें सॉरी, तो उसमें सबसे पहली बात ये याद रखें कि 50% से ज़्यादा काम डन हो जाता है अगर हम कोई भी बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू की अच्छी एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन दे दे और उस पॉइंट ऑफ व्यू के कायम करने की अच्छी जस्टिफिकेशन दे दे। अगर ऐसा हो जाए तो यू कैन से डैट कि हमने 50% से ज़्यादा काम कर लिया है। तो पहला काम ये है कि हम अपने व्यू पॉइंट को क्लियर करें दूसरे के सामने, उसकी जस्टिफिकेशन दें और उसकी क्लैरिफिकेशन करें। इसके बाद अगला स्टेप जो बनता है वो ये बनता है कि दोनों पार्टीज़ इस बात पर आएँ कि बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो बारगेन करके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी हाउ दे रीच टूवर्ड्स अ कॉन्सेंसस, वो एक कॉन्सेंसस तक कैसे पहुंचेंगे। एक ऐसी तस्वीराती सूरत हाल जिसमें कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को कोई कंसेशन दे दें। जाहिर है अगर दोनों पार्टीज़ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रुकी रहेंगी तो इधर डेडलॉक हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों पार्टीज़ में देखना पड़ेगा कौन किसको क्या कंसेशन दे सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो कंसेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट है कि जिसका होना ज़रूरी है। और उसके बाद है क्लोजर एंड एग्रीमेंट। क्लोजर एंड एग्रीमेंट का जहाँ तक सवाल है, इसके अंदर एक तो फॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाता यूँ है कि जब आपने निगोशिएशन शुरू की, क्लैरिफिकेशन दी, जस्टिफिकेशन भी दे दी, दूसरी पार्टी ने कुछ कंसेशन दी, कुछ आपने दी और दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, नतीजे पे पहुंच गए, तो फौरी तौर पे उसका ऐलान हो जाना चाहिए, फौरी तौर पे उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए और ये तय हो जाना चाहिए कि इस मसले पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा ताकि आप उसके किसी नतीजे या कंक्लूजन पर पहुंचकर उसको कंक्लूड कर सकें कि आपने इस मामले में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो ये बच्चों हो गए हमारे स्टेजेस इन द निगोशिएशन प्रोसेस। डन हो गई जी बात। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेडलॉक पर। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो पार्टीज आपस में निगोशिएट कर रही होती हैं,
लेकिन इस निगोशिएशन के दरमियान वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, यानी उनकी जो बातचीत है वो किसी भी तरह से नतीजा खेज़ नहीं हो पाती। लिहाजा उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए कि अपनी जो निगोशिएशन है उसको अगर वो नतीजा खेज़ करना चाहते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, तो उन्हें डेडलॉक से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। सवाल ये है कि ये डेडलॉक से बचने की स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं, ये भी एक बड़ा अहम इशू है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है डेडलॉक का, डेडलॉक डिस्प्यूट की एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर कोई भी पार्टी कुछ भी कंक्लूड करने को तैयार नहीं होती और मामलात वहीं रुक जाते हैं जहाँ पर हैं। उन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट भी नहीं हो पाता और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह बरकरार रहता है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कॉस्टली होते हैं, लिहाजा ये कॉस्ट दोनों पार्टीज़ बेयर कर रही होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम इस डेडलॉक से दोनों पार्टीज़ को कैसे निकालें। तो इसके लिए एक ख़ास तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है, कुछ हिकमत अमली है, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम अगर जिन पर अमल करें तो हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं और हम डेडलॉक से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ वी कैन डील दिस डेडलॉक, कैसे निकलेंगे इस डेडलॉक से। इसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं टू अवॉइड द डेडलॉक, सबसे पहली बात ये कि डेडलॉक से अगर बचना है तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है या प्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम की, वो बड़ी कन्विंसिंग और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और आपको ये साबित करना चाहिए कि कौन सी कंसेशन जो है वो आपके लिए देना मुमकिन नहीं है और क्यों ये कंसेशन मुमकिन नहीं है, ताकि आप पार्टी को अपनी पोजीशन समझा सकें। तो सबसे पहली बात यह कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है डेडलॉक को अवॉइड करने की। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी बंदा निगोशिएशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव बना है या फ्रंट एंड पे जा रहा है, उसे हर सूरत ये बात की वजाहत करनी चाहिए और ये अपीयरेंस या ऐसा उसे ज़ाहिर लगना चाहिए कि वो मसले को हल करने में बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मसले को हल करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है और कंसेशन या मैटर या बेनिफिट्स और जो हैं उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, और ताकि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लगे कि आप फ्यूचर के लिए इस मसले को हल करना चाहते हैं। ठीक है जी। और ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप मामले को रिव्यू कर सकते हैं, कंसेशन एंड बेनिफिट पर गौर कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अटेम्प्ट टू क्लोज़ द डील ऑफरिंग सम बेनिफिट। जब भी आप डील को क्लोज़ करें, कुछ बेनिफिट ऑफ़र करके क्लोज़ करें, कुछ एडिशनल कंसेशन देकर बात करें, ताकि जो बंदा सामने निगोशिएशन के लिए आया है वो फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट करने में अगर किसी जगह अटका हुआ है तो फौरी तौर पर वो उस प्रॉब्लम से निकले और वो भी आपको एक अच्छी ऑफ़र दे दे या आपकी ऑफ़र को कबूल कर ले। हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि बताना ज़रूर चाहिए कि अगर कोई बंदा या अपोजिशन पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेती तो उसे ज़रूर बताना चाहिए कि इस फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर ये निगोशिएशन नाकाम होती है तो दोनों पार्टीज़ के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या फ्यूचर लॉस का बाइस बन सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। क्लियर जी। तो अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ का ख्याल रखें, पहली बात एक्सप्लेनेशन अच्छी दें, दूसरी बात विलिंगनेस, ऑफ़र अच्छी दें, कंसेशन अच्छी दें और बेनिफिट बताएं प्रॉब्लम के सॉल्व होने के, और ये भी बताएं अगर ये कामयाब ना हो सकी निगोशिएशन तो इसके नताइज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, होप आपको मेरी ये डिस्कशन भी पसंद आई होगी। निगोशिएशन के टॉपिक में मैं आगे जो बढ़ना चाहूँगा, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि निगोशिएशन
के मामले में जो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, यानी सोचने का अंदाज़ क्या होता है दोनों पार्टीज़ का, उसमें अच्छी अप्रोच कौन सी है, किस अच्छी सोच के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हम मसाइल को बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर हम बात करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपके सामने अपनी स्लाइड्स दोबारा से रखते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं सबसे पहले कि डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट पार्टीज़ का क्या होता है जब वो निगोशिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा यह जाता है कि सबसे अच्छी अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच है। विन विन अप्रोच को हम इंटेग्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं और हम इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच का नाम भी दे देते हैं और बाज़ लोग इसे बारगेनिंग अप्रोच भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें जो भी दोनों पार्टीज़ निगोशिएशन के लिए आती हैं वो दोनों एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखती हैं। वो म्यूचुअली तौर पे सोचती हैं कि हमने ऐसा रास्ता निकालना है जो दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो। वो इस पर गौर करते हैं कि हमने हर सूरत वो सूरत निकालनी है जिसमें दोनों पार्टीज़ विन विन की सिचुएशन में आए, यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो हर सूरत ऐसा लगे कि वो मामले को रिज़ॉल्व करना चाहती हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं और दोनों पार्टीज़ जो हैं विनिंग की तरफ जाना चाहती हैं। यानी दोनों पार्टीज़ ये चाहती हैं कि मसला जो है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम को हल किया जा सके। तो हम ये कहना चाह रहे थे ये बात करना चाह रहे थे कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के मफाद का ख्याल रखें, एक पार्टी दूसरे को शिकस्त नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाना चाहती हो और दोनों पार्टी जो है वो इज्तमाई तौर पे सोचें कि हमने दोनों ने ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। तो इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच कहेंगे, इंटेग्रेटिव अप्रोच कहेंगे। लेकिन इससे अगली अप्रोच जो है वो विन लूज़ है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच कहते हैं। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। इसके अंदर एक पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी हार जाए, दूसरी पार्टी लूज़ करे और एक पार्टी चाहती है कि वो विन करे। ये कतई अच्छी अप्रोच नहीं है। लेकिन बहरहाल दुनिया में ऐसे लोग हैं जब निगोशिएशन के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि 100% हम कामयाब होंगे और अपोजिशन पार्टी को या जो सेकंड पार्टी इन निगोशिएशन है हम उसको 0% ऑफ़र करेंगे और उसको ये बात माननी पड़ेगी। तो ये ऐसा ही होता है कि एक विन और दूसरा लूज़। तो हम देखते हैं कि अच्छी अप्रोच जो है ना वो इंटेग्रेटिव अप्रोच है जिसको आप विन विन अप्रोच कहते हैं, और बुरी अप्रोच जो है वो विन लूज़ अप्रोच है। तो देखिए, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कि जो आपकी विन विन अप्रोच है जिसको आप इंटेग्रेटिव अप्रोच कह रहे हैं और जो आपकी विन लूज़ अप्रोच है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, अगर आप फ़र्क की तरफ जाएंगे, सबसे पहली बात ये इंटेग्रेटिव अप्रोच में जो खूबसूरती है वो ये है कि दोनों पार्टीज़ चाहती हैं कि दोनों को मैक्सिमम मिले, दोनों को मैक्सिमम मिले, मुझे भी मैक्सिमम और दूसरे को भी मैक्सिमम। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में एक पार्टी चाहती है मुझे मैक्सिमम मिले, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, दूसरा बेशक भाड़ में जाए। मोटिवेशन देखी जाए तो इनकी मोटिवेशन होती है कि हमने किसी को हराना नहीं है, ऐसा रास्ता निकालना है कि हम भी अपना मसला हल कर लें और दूसरा मसला भी हल हो जाए, और यहाँ मफाद ये होता है कि मैंने जीतना है और दूसरे को हराना है। फोकस देखा जाए तो यहाँ ऐसा रास्ता निकालना होता है जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो सारी पार्टीज़ के लिए, और यहाँ पे वो रास्ता ढूंढा जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली अपना फ़ायदा करे और दूसरी पार्टी का जितना नुकसान हो सकता है वो हो जाए। तो यहाँ सिर्फ ज़ाती मफाद और ज़ाती दिलचस्पी, इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे मफाद ये है कि हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक पहुँचे जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, और यहाँ पर सिवाय ज़ाती या पार्टी के फ़ायदे के और कोई फ़ायदा नहीं सोचा जाता। अच्छा, फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के मतलब देखें तो इंटेग्रेटिव अप्रोच में मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, बातों को हाइड नहीं किया जाता। जबकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच को देखेंगे
तो यहाँ पर ज़ाती मफादात की जंग है, इसलिए मालूमात को छुपाया जाता है, हाइड रखा जाता है। इंटीग्रेटिव अप्रोच में हमेशा ये सोचा जाता है कि आज के मसाइल हल कर लें और फिर दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक लंबे अरसे के रिलेशनशिप रहे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा शॉर्ट टर्म फैसलों पर गौर किया जाता है और लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप पर काम नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा मसला है, इसलिए बेहतरीन अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच कहलाएगी। बेहतरीन अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच कहलाएगी। और इसके बाद हम चलते हैं आखिरी अप्रोच की तरफ, जिसे हम कहते हैं लूज़ लूज़ अप्रोच। इसमें कोई भी पार्टी विन नहीं करती, दोनों पार्टीज हार जाती हैं हमेशा। ये सबसे वर्स आउटकम है। और ये किस सूरत में होता है? जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बजाय मसले को हल करने के एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। ये दुनिया का सबसे वर्स एक्सपीरियंस होता है। होप आपको मेरी वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हो तो मैं आज इस वक्त आपको जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, बड़ा अहम टॉपिक है कि एक आम इंसान में क्या स्किल्स होनी चाहिए अगर वो अच्छा निगोशिएटर बनना चाहता है। देखिए बच्चों, जो आपका आने वाला दौर है इसके अंदर आपको बहुत सारी जगह पर निगोशिएशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ के लिए सप्लायर से, कस्टमर से और उसके बाद स्टेक होल्डर की कई मुख्तलिफ लोगों से, शेयर होल्डर से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, मसाइल को हल करना पड़ेगा। लिहाजा हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्किल के बारे में जानें कि क्या है, और अगर इसमें कोई कमी है तो हम उस पर काम करें और उसको ओवरकम करें, ताकि ये सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपने काम को। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं एक निगोशिएटर के लिए या एक ऐसे बंदे के लिए जो मेंबर बनना चाहता है निगोशिएशन की टीम का, निगोशिएशन टीम का। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके पास एक्सप्लेनेशन एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी एक चीज़ होती है मुख्तलिफ फैक्टर्स को जोड़कर एक पिक्चर ड्रॉ करना, जिसको हम तज्ज़िया कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं। तो आपकी एनालिसिस स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि जो भी पार्टी इन्वॉल्व है आप उनके इंटरेस्ट को समझ सकें, उनकी स्ट्रेंथ्स को समझ सकें, उनकी वीकनेसेस को समझ सकें, उनकी ज़रूरतों को समझ सकें। लेकिन ये सब कुछ तो यकीनी तौर पर है ही, जो कि इंसान डिफरेंट टूल्स से सीख सकता है, और अगर उसके अंदर एनालिसिस की अच्छी स्किल्स मौजूद है। दूसरी चीज़ जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर आप सिर्फ वो बात नहीं सुनते जो ज़ुबान से कही गई है, जो कन्वेड फ्रॉम द माउथ है। आप बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, बोलने का अंदाज, अल्फाज की पिच और इसके पीछे छुपे हुए जज्बात को समझ सकते हैं। तो फिर आप एक अच्छे निगोशिएटर बन सकते हैं। एंड देन यू सी वर्बल कम्युनिकेशन। आपको अल्फाज पर इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि जब कोई बात कहना चाहे, जब किसी बात को कन्वे करना चाहें, तो आपके पास अल्फाज का एक बड़ा ज़हीरा हो, ताकि आप राइट वर्ड को वहाँ एडजस्ट कर सकें और इस तरीके से बात को बयान करें कि वो क्लियर भी रहे, और इसके साथ साथ आप कर्टसी और दूसरी पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को भी हीट होने ना दें, और फिर भी आप ऑन टारगेट हों। देन यू सी एथिक्स एंड रिलायबिलिटी। देखिए एक चीज़ याद रखिए, अखलाकियात की अपनी अहमियत है और वो हर जगह और हर दौर में। जहाँ पर लोग बहुत रफ अंदाज से बात करते हैं, वहाँ पर भी जो लोग माने जाते हैं कि वो बात करते वक्त अखलाक का दामन नहीं छोड़ते, उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ज़्यादा किया जा सकता है, जो लूज टेम्पर है। इसलिए अगला ही पॉइंट क्या है
इमोशनल कंट्रोल। बात करते वक्त जज्बात पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और ये आ जाता है अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़कर देखें। जैसे सहाबा पर कितने मुश्किल वक्त आए, नबी वसल्लम पर ताइफ में कितनी मुश्किलात आई, मज़हब के लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी हज़रत मूसा को, हज़रत हारून को, फिर नबी वसल्लम को, फिर उसके बाद सहाबा इकराम को। तो आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल आ जाता है, आप मुश्किलात को आसानी से टैकल कर लेते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बात करते वक्त अगर जज्बात पर कंट्रोल रहेगा तो आप अपने पॉइंट ही बात कर सकेंगे, लेकिन अगर आप टेम्पर लूज़ कर जाएंगे तो फिर आप बात नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है कोलैबोरेशन विद टीम। देखिए, प्रिपरेशन जब होती है और जब हम निगोशिएट करते हैं तो बाज़ का दो टीम्स होती हैं, इंडिविजुअल बंदा नहीं होता। तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि बाकी टीम मेंबर को भी साथ लेके चला जाए और उनको भी साथ वैसे ही डेवलप किया जाए। अब आ जाइए डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि बाज़ का कई निगोशिएशन में मैं आज भी याद करूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे एक बड़ी अच्छी बिड मिली थी, या मुझे एक बड़ी ऑप्शन मिल गई थी, या मुझे एक बड़ी अच्छी ऑफ़र मिल गई थी, लेकिन मैंने थोड़ा डिले किया और वो ऑफ़र मेरे सामने से उठा ली। हमें इतना अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए कि जहां हमें राइट ऑप्शन मिल जाए, ऑफ़र मिल जाए, फ़ौरन वही बात को डन कर दिया जाए और अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दिया जाए, अपॉर्चुनिटी को फौरी तौर पे अवेल कर लिया जाए। तो इसका बेनिफिट जो होगा ना आपको, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एथिक्स एंड रिलायबिलिटी तो मैंने कर दिया, लेकिन एक पॉइंट यहाँ है और वो है गुड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज। देखिए, जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बोलने का अंदाज़ दूसरे के लिए पिंचिंग नहीं होना चाहिए, हमारा स्टाइल बड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए और अच्छी लैंग्वेज हमें आनी चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को इंस्पायर करती हैं। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। तो बहरहाल निगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन के मामले में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, पर्टिकुलरली इस वक्त निगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मैं इस वक्त जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, या आप ये कह लीजिए निगोशिएशन में थर्ड पार्टी ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, कि जब दो पार्टीज आपस में निगोशिएट ना कर सकें, कामयाबी से ना कर सकें और किसी तीसरी पार्टी से मदद मतलूब हो, तो वो मदद क्या क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इसमें दो बड़े ऑप्शन पहली स्लाइड में मैंने रखे हैं, एक है मेडिएटर और एक है आर्बिट्रेटर। दोनों में फ़र्क है, दोनों थर्ड पार्टी ऑप्शन। मेडिएटर एक ऐसा बंदा है जो आपको फैसलों का पाबंद नहीं बना सकता, लेकिन वो आपको फैसला करने के लिए तजावीज़ दे सकता है, सजेशंस दे सकता है। वो आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो अवेलेबल कर सकता है। वो उन मसाइल के हल में रीज़निंग दे सकता है, चीज़ों को एलेबोरेट कर सकता है। नहीं कर सकता तो एक बात है, आप दोनों पार्टीज़ को पाबंद नहीं कर सकता। लिहाजा ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ये बड़ा बेस्ट वे है मसले को रिजॉल्व करने के लिए कि आप जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व कीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी जो आपको तजावीज़ दे रही है उनमें से किसी एक तजवीज़ पर इत्तफाक कर लीजिए, या वो पार्टी कोशिश करती है कि ऐसी तजवीज़ दी जाए जो दोनों पार्टी के लिए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल हो, लेकिन ये तजावीज़ है। लेकिन अगर ये तजवीज़ देने वाला कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपको किसी एक जगह पर ला के बाउंड कर दे, डिक्टेट कर सके एग्रीमेंट को, तो अगर डिक्टेट कर सकता है एग्रीमेंट को तो फिर ये मेडिएटर नहीं, फिर ये आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो है वो बाय लॉ दोनों पार्टीज़ को सेटल पर मजबूर कर सकता है इश्यूज़ को, लिहाजा वो मेडिएटर नहीं है, वो आर्बिट्रेटर। तो हम ये कह सकते हैं आर्बिट्रेटर जो है वो दोनों पार्टीज़ को मजबूर कर सकता है किसी भी ऐसे मसले को रिजॉल्व करने।
अब देखिए यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन है वो है कॉन्सिलिएटर। कॉन्सिलिएटर एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर दो पार्टीज हैं वो इंटायरली एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में है और वो एक दूसरे के साथ कोई बात करना ही नहीं चाहते। तो कोई तीसरी पार्टी आती है और वो आकर दोनों के दरमियान वो इन बिटवीन करती है और दोनों में राब्ता करवाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए एक तरफ हो पाकिस्तान और एक तरफ हो इंडिया और दरमियान में आ गया चाइना, और चाइना दोनों के दरमियान रवाबित करवा रहा है कि तुम दोनों अपना मुंह दाएं बाएं ना मोड़ो, बैठ के बात करो। तो जो पार्टी गो इन बिटवीन कर रही है उसको हम कॉन्सिलिएटर का नाम देते हैं, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ बात ही ना करना चाहें। ठीक है जी। अच्छा, कंसल्टेंट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ ए पार्टी और बी पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और किसी ऐसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर दोनों का नॉलेज ही एवरेज लेवल का है या समझना मुश्किल है। जैसे एसेट्स की, बिजनेस के पार्टनर्स में एसेट्स के बढ़ने या घटने पर इत्तेफाक राय ना हो सके, तो ऐसी सूरत में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सर्विसेज ली जा सकती हैं जो कि क्या करेगा, अपनी फ़ीस तो लेगा लेकिन दोनों के सामने फैक्ट्स को ला के रख देगा और मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है कंसल्ट करने का। तो यहाँ पर आके वो चारों मेथड कवर हो जाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो किसी थर्ड पार्टी की मदद से मसले यानी कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और मैनेजमेंट के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आल्दो कि इस नाम से आप पहले भी कोई कोर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन मैनेजरियल प्रोसेस में किसी भी मैनेजर की या एग्जीक्यूटिव की कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इसलिए हम इस वक्त बात करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी फर्स्ट एंटिटी, जिसको हम सेंडर का नाम देते हैं। सेंडर हमेशा वो एंटिटी होती है जिसके जहन में मैसेज जो है वो बाकायदा तौर पर अपेयर होता है या पैदा होता है। चूँकि सेंडर हमेशा मैसेज को किसी अल्फाज में क्राफ्ट करता है और इन अल्फाज को हम कोड कहते हैं, इसलिए इस अमल का नाम जो है हम कोडिंग रखते हैं। और फिर जब ये मैसेज तीसरी एंटिटी रिसीवर को पहुंचता है तो रिसीवर जो है इसको अपने हालात के मुताबिक डीकोड करता है, यानी समझने की कोशिश करता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग करने का जो अंदाज़ है इसको हम डीकोडिंग कहते हैं। इसके बाद रिसीवर सेंडर को एक छोटा सा पैगाम भेजता है कि मुझे मैसेज रिसीव हो गया है, और रिसीव होने के अलावा मैंने इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया है। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं उसको फीडबैक मिल गया है। तो इस तरह उसको फीडबैक मिल जाता है, और फीडबैक के बाद अगला जो अमल शुरू होता है वो ये है कि ही गॉट इट, कि जी मेरा मैसेज मिल गया है और इस पर काम हो रहा है। अलबत्ता सवाल ये पैदा होता है कि नॉइस की यहाँ क्या हैसियत है। एक्चुअली जिस तरह हमारी अमली ज़िंदगी में डेविल एक एंटिटी है और हम डेविल को जो है यानी शैतान को इसलिए इस मॉडल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इससे बचना है, इसी तरह हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइस की हैसियत जो है वो डेविल की है और हमें नॉइस से बचना है। ये नॉइस एक ऐसी एंटिटी है जो पैगाम को समझने में हमें प्रॉब्लम पैदा करती है, हमारे कम्युनिकेशन को मसला पैदा करती है और इंटरफेयर करती है हमारे मैसेज के समझने में। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉइस इंटरनल भी हो सकता है जो हमारे दिमाग में पैदा होता है, कोई दूसरी सोच, और एक्सटर्नल भी हो सकता है जैसे फिज़िकल नॉइस, ट्रैफिक का शोर। लेकिन पैगाम जो है बहरहाल ट्रांसमिट होता है एक रास्ते से। ये रास्ता कोरियर हो सकता है, ये रास्ता पोस्टेज हो सकता है, हम इसको कहते हैं ये हमारा चैनल है। तो लिहाजा इसको आम तौर पे रेडियो सिग्नल मॉडल के तौर पे भी लोग जानते हैं,
अगर रेडियो सिग्नल मॉडल कहा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें सेंडर भी है, रिसीवर भी है, कोडिंग भी है और डिकोडिंग भी है। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इवन अंडर अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसीडर इट इनकम्प्लीट इफ एक्सक्लूड। अगर हम इसमें से कौन सी चीज़ एक्सक्लूड कर बैठे हैं तो फीडबैक इसके अंदर हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, अगर वो शामिल हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन के ऊपर। सवाल ये है कि हमारा पैगाम किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैनेजमेंट ये कहती है कि कम्युनिकेशन के दो एंगल हो सकते हैं। एक पैगाम सीनियर से जूनियर की तरफ जा रहा है, इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। और एक ऐसा पैगाम है जो बराबर के दो लोगों के दरमियान हो रहा है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन ऐसी है जिसको हम डायगोनल का नाम देते हैं, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के किसी बंदे से कम्युनिकेट करता है। लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर कम्युनिकेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो मिलती है इनिशियल दौर में, आपको जब भी आप जॉब करेंगे वो ज़्यादा वर्टिकल मिलेगी। वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर एक सीनियर अपने जूनियर को गाइडलाइन देता है, हम इसको वर्टिकल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। यानी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, मैनेजर जो है उससे सबऑर्डिनेट बात कर रहा है, यानी इसकी दो डायरेक्शन है। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये अपवर्ड भी हो सकता है। अगर सबऑर्डिनेट सीनियर से बात कर रहा है तो अपवर्ड है, और अगर सीनियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो ये डाउनवर्ड है। तो ये दोनों तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। जब आप बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की तो इसके डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, इसकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हम इंश्योर करते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आम तौर पे ये इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इसमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन नीचे फ्लो करती हैं और नीचे से फीडबैक ऊपर की तरफ जाता है। लिहाजा सबऑर्डिनेट में कंसीडर दैट सीनियर, तो हाँ अलबत्ता इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हो सकते हैं। आम तौर पे पर्टिकुलरली जब जूनियर सीनियर से बात करता है उसे लगता है सीनियर बिजी ज़्यादा होगा, उसे लगता है सीनियर बिजी ज़्यादा होगा, उसे लगता है सीनियर उसकी बात को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देगा, उसे लगता है सीनियर के पास इंफॉर्मेशन का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा, उसे बाज़ वक़्त ये लगता है कि अगर उसने अपवर्ड कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम पैदा की तो इसमें उसके जो बाकी दोस्त हैं वो समझेंगे कि ये सीनियर्स के साथ खामखा रिलेशनशिप बना रहा है, और अगर इसके कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना बन सकी सीनियर की तो उसको एक ख़तरा ये भी रहता है कि सीनियर उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है और वो उसके साथ अनफ्रेंडली भी हो सकता है। इसलिए वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेटरल कम्युनिकेशन की या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, तो उसमें दो बराबर के पीयर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं जो कि इक्वलेंट पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में चूँकि ये बिल्कुल कम्युनिकेट करने वाले बराबर हैं, ये आम तौर पे किसी टेक्निकल मामले में ऑर्गेनाइजेशनल इशू में फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन चूँकि ये बराबरी की सतह पर है लिहाजा ये अपने बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मैं इस चीज़ को इस एंगल से देखता हूँ, आप किस एंगल से देखते हैं, तो इसलिए इनमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। जबकि वर्टिकल कम्युनिकेशन में ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्मल ही रहती है। यही वजह है कि सब ऑर्डिनेट सीनियर से बात करने में ज़रा अफ्रेड फील करता है। अच्छा, देन चूँकि ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है तो इसमें फ्रेंडशिप भी होती है कलीग्स में, और वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करते हैं, इशू पर भी बात करते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी बात करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं
दो डायरेक्टर बराबर के होते हैं, मैनेजर भी ऑफिसर भी, लिहाजा ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है हम इसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। अब रही बात डायगोनल कम्युनिकेशन की, तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का जूनियर दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात करता है। इसको क्रॉस टीम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और ये आम तौर पे हम इसे साइमल्टेनियसली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कम्युनिकेशन का मजमुआ समझते हैं। ये आम तौर पे तब होता है जब मार्केटिंग मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट को कहता है कि ये जो बजटिंग का मामला है, ये फाइनेंस का इशू है, तो तुम फाइनेंस मैनेजर के पास डायरेक्ट जाके मेरा नाम लेकर बात कर लो। तो ऐसी सूरत में नए आइडियाज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट इश्यूज़ पर बात होती है। ये आम तौर पे बाईपास कर देती है ब्लॉकेजेस, क्योंकि आम तौर पे बॉसेस पसंद नहीं करते कि आपका सबऑर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से कोई राय ले, और अगर ऐसा हो जाए तो अल्टीमेटली ये इम्पैक्टफुल हो सकता है उसके लिए। लिहाजा ये आम तौर पे जो कम्युनिकेशन होती है उससे बहुत ज़्यादा हट कर बात होती है। एनीवे, चलिए बात करते हैं। देखिए, हमारा कम्युनिकेशन नंबर 1 और 2 दोनों वर्टिकल कम्युनिकेशंस है, क्योंकि सीनियर और जूनियर बात कर रहे हैं, जबकि हमारा कम्युनिकेशन नंबर 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और हमारा कम्युनिकेशन नंबर 4 जो है वो, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का जूनियर दूसरे से बात कर रहा है, इसलिए ये डायगोनल कम्युनिकेशन। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट अ बिज़नेस। एक्चुअली इन्वायरमेंट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हम इसको यूँ देखते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं वो बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। हम यहाँ पर अपने जो पर्टिकुलर बात करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे पेस्टल एनालिसिस के हवाले से, लेकिन जहन में ये रहना चाहिए कि हमारे जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक वो जिनका ताल्लुक ग्लोबल एंड कंट्री इन्वायरमेंट से होता है, हम इन्हें मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री या मार्केट से होता है, जिसमें कंपेटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंकर्स हैं। हम इन्हें माइक्रो फैक्टर्स का नाम देते हैं, यानी ये माइक्रो इन्वायरमेंट होती है, सप्लायर, कस्टमर, बैंकर्स एंड देन अदर फैक्टर्स रिलेटेड विद दैट। तो इन सब को हम ले लेते हैं आपके माइक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट में आमतौर पे अराउंड द ग्लोब एंड कंट्री वाइड बिग इन्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके एनालिसिस के तरीक़ों में से या जो हम मोनामिक यूज़ करते हैं, इसको हम पेस्टल का नाम देते हैं। पेस्टल में जो पी है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए होता है, और ई जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए होता है, एस जो है वो सोशल फैक्टर्स के लिए होता है, और टी जो है वो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के लिए होता है, और ई को इन्वायरमेंटल कह देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट की टर्म तो हम ऊपर भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए अक्सर बुक्स में इसे इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कह दिया जाता है। और एल जो है वो लीगल इन्वायरमेंट के लिए होता है। लेकिन हमारी आम जो स्टडी होती है उसके अंदर आम तौर पे जब हम पॉलिटिकल फैक्टर को डिस्कस करते हैं तो लीगल फैक्टर उसके साथ रिलेट कर देते हैं, और आम तौर पे जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं उनके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम मर्ज करके इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा एनालिसिस किया जाए जिसमें पॉलिटिकल और लीगल इकट्ठे कर दिए जाए, सोशल एंड जो है वो आपके इकोलॉजिकल फैक्टर इकट्ठे कर दिए जाएँ, फिर इसको पेस्टल की बजाय हम पेस्ट फैक्टर्स का नाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हम लेने लगे हैं वो पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर है। तो सबसे पहले चले पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल इस शुरू करने से पहले एक चीज़ को हम पेश नज़र रखेंगे, और वो ये है कि व्हाट इज़ एन
abbreviation consisting of first letter of each word in the name of something used in describing the key elements of organization's external environment। तो यहाँ पे आप फौरी तौर पे पेस्ट को चूज़ करेंगे। स्वॉट जो है बेसिकली वो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का नाम है, लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स का ताल्लुक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होता है, जबकि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का ताल्लुक इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ होता है। देयरफॉर हमारे लिए जो राइट ऑप्शन है वो बेस्ट ही रहेगी। अब रही बात ये कि हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि पॉलिटिकल सिस्टम में आम तौर पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखें तो उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है जिसकी मदद से हम इसको एक सिस्टम कह सकते हैं, उसके अंदर पार्लियामेंट है, देन पार्लियामेंट के बाद जो है वो कोर्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है। अच्छा, कोर्ट्स के बाद अगर आप देखते हैं तो आर्मी है एंड मीडिया है। ये तमाम इदारे मिलकर हमारा जो है पॉलिटिकल सिस्टम बनाते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस पर मुश्तमिल होता है। पॉलिटिकल सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन से मुराद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये पार्टीज़ हो सकती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब आगे बात कि इसके अंदर बहुत सारे बाकी एक्टर्स भी होते हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस, लॉबी प्रेशर्स या लॉबी ग्रुप्स। ट्रेड यूनियन की मिसाल ये ली जा सकती है जैसे डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन है, जो वकला हैं उनकी बार काउंसिल्स हैं, इसी तरह से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो अकाउंटेंट्स हैं उनकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मुतल्लिका जो काम है वो हमारे प्रिंसिपल्स या असूलों के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए इन इंटरेस्ट ग्रुप्स का भी पॉलिटिकल सिस्टम में रोल होता है। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि ऊपर डिस्कस किए गए इंस्टीट्यूशंस के आपसी रिलेशनशिप कैसे हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन कितना है या इनमें कॉन्फ्लिक्ट कितना है, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम की बड़ी अहम मिसाल है। फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक दूसरे से रब्ता करने का तरीका, बात करने का तरीका, उसकी नॉर्म्स, उसके रूल्स, उसका तरीका, ये सारा कुछ मिलके एक सियासी निज़ाम को जन्म देते हैं जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। अलबत्ता पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिफरेंट चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है और फिर ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिज़नेस को। तो हमने इस सियासी निज़ाम को तो समझ लिया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा हमारे सिस्टम को। सबसे पहली बात ये कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ डेवलप करती है, उसके मुताबिक अपना एक लीगल फ्रेमवर्क बनाती है जिसको हम, और जिसका ताल्लुक इकनॉमिक इन्वायरमेंट से बहुत गहरा होता है, जिसके अंदर ये बड़ी अहम बात है कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, उनके सर्टन ऑपरेशनल इश्यूज़ क्या हैं और वो किस तरह की पॉलिसीज़ तिजारत के लिए, कारोबार के लिए मुरतब करते हैं। देन ये बड़ा अहम मसला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे कारोबार के लिए बड़ी अहम होती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारे लिए रिस्क का बाइस होती है। इसलिए भी हम पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने की पूरी तरह कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरह भी कहा जा सकता है कि डिफरेंट अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट मुल्कों में अप्लाई की जाती हैं। कुछ मुल्कों में डेमोक्रेसी है, कुछ मुल्कों में डिक्टेटरशिप है, कुछ मुल्कों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो ये डिफरेंट निज़ाम जो है वो पाए जाते हैं और वो इम्पेक्ट भी करते हैं। और ऑब्वियसली इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल लॉज भी जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को मुतासर करते हैं, इसलिए ये बड़ी अहम बात है। और देन लॉबिंग ग्रुप्स टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर देयर ओन मोटिव। लॉबिंग ग्रुप अपने मकसद के लिए प्रेशराइज भी करते हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर
प्रेशराइज करके अपनी मर्ज़ी के ट्रेड ले लेता है। किसान एग्रीकल्चर जो है यूनियनाइज होकर वो प्रेशर डाल सकते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल इदारे ऐसा काम कर सकते हैं और प्रेशर ग्रुप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब रही बात विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होलाज मीन्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मॉनिटर अंडर द पॉलिटिकल हेडिंग एज अ पार्ट ऑफ पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में यहाँ पॉलिटिकल कंसर्न क्या है? देखिए बात यह है, ट्रैकिंग सिस्टम टू मॉनिटर ड्राइव एंटी थेफ्ट डिवाइसेस दिस, इसका ताल्लुक है टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये टी के साथ वाबस्ता है। लेकिन स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ऑयल मूवमेंट, ऑयल प्राइस मूवमेंट, राइज ऑफ इंटरेस्ट, ये इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, देन प्रिडिक्टेड कार नंबर्स, यूजेज, पब्लिक कंसर्न ओवर सेफ्टी, इसका ताल्लुक जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ हो गया, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आप कह सकते हैं, सोशल हेडिंग में आएगा ये। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये जो है फ्यूल टैक्स, कंजस्शन चार्जेस, प्लान टू बिल्ड न्यू रोड्स, इसका ताल्लुक पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ है, इसलिए हम सी को पॉलिटिकल फैक्टर का नाम देंगे। अब नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेजिटिमेट मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसी इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, कि बिज़नेस के इंटरेस्ट में कौन सा ऐसा है जो कि गलत तरीका है या सही तरीका नहीं है, और वो है ऑफरिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पब्लिक ऑफिशियल, एक तरह से ब्राइब देना और अपने मकसद के लिए पैसे ऑफ़र करना। ये ऑब्वियसली एक गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। अब रही बात ये कि दुनिया में जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो आम तौर पर आप ये कह सकते हैं कि मुतासिर होते हैं आपके डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम के मैटर्स के साथ। लेकिन ये पॉलिटिकल सिस्टम में हमने अभी देखा इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी शामिल हैं, उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के आपसी ताल्लुकात, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लिंक्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा वो अल्टीमेटली जैसे WTO एंड यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन जो है उसका प्रेशर नेशनल लेजिस्लेशन पे आता है, और अक्सर उनके लाज एंड रेगुलेशन हमेशा जो है रिफ्लेक्स करते हैं या उनके अंडर शेडो डेवलप किए जाते हैं नेशनल लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट्स, जैसे LDA हो गया, या लोकल गवर्नमेंट, हम इसे ये नहीं कह सकते लोकल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली नाजिम लेवल पे, या पुराने दौर के जो मेयर वगैरह होते थे सिटी के, तो ये उनसे रिलेटेड है। तो मिसाल ये हो सकती है कि जो WTO है वो तो ग्लोबल लेवल का इदारा है जो बात कर रहा है फ्री ट्रेड पे, तो फ्री ट्रेड के लिए जो है उन्होंने कुछ लॉज बनाए, उन लॉज की शेडो के अंदर लोकल लॉज के अंदर चेंज की गई और टैरिफ्स और कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया, टैरिफ्स एंड कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया। तो ये उसकी लाइट में है, ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ जो WTO ने कराया, और ये नेशनल लेवल पे हुआ उसकी लाइट में। और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है फैसलाबाद की, उसने टेक्सटाइल सेक्टर में जाकर देखा कि क्या वाकई इसी तरह से काम हो रहा है जिस तरह से रूल्स बनाए गए हैं, या रूल्स कुछ और हैं और काम किसी और तरीके के साथ किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसको काम लेते हैं इससे। अब रही बात ये कि जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम पर असरअंदाज होती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि एक ज़माना था जब दुनिया में एक नेशनलाइजेशन का ट्रेंड था कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर कौमी हुकूमत के या नेशनल गवर्नमेंट के इनके कंट्रोल में रहें और जो गवर्नमेंट है वो उन्हें चलाए। ये दौर जो है 60s एंड 70s का दौर है। लेकिन
उसके बाद जो दौर आया वो यकसर चेंज हो गया और उसके अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसके अंदर शेयर्स बांट दिए गए। कुछ शेयर्स प्राइवेट लोगों ने ले लिए और कुछ शेयर्स जो हैं वो लोग जो है वो गवर्नमेंट ने ले लिए। इस तरह सेमी गवर्नमेंट इदारे वजूद में आए। पाकिस्तान की दोनों सुई गैस कंपनियां, जिसके अंदर सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न गैस कंपनियां, दोनों सेमी गवर्नमेंट हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 90s के बाद का दौर जो है तो वो डीनेशनलाइजेशन का दौर है, जिसके अंदर गवर्नमेंट इदारों को बेच दिया, प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर कर दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ गए। और इसके अंदर सबसे पहला जो नाम आपके जहन में आएगा या पॉपुलर नेम आएंगे, उसके अंदर ब्रिटिश एयरवेज़ है, जो पहले गवर्नमेंट की मिल्कियत थी फिर प्राइवेटाइज हो गई। इसी तरह सिंगापुर एयरलाइन है। तो बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो हैं, बड़े बड़े इदारे गवर्नमेंट्स ने अपनी ओनरशिप से छोड़ के प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर कर दिए ताकि एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सके। पाकिस्तान ने इसके अंदर बड़ी गलती की कि पीआईयू को अपनी गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रखा, नेशनल कंट्रोल में ही रखा या गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा। नतीजा ये हुआ कि वो जितनी प्रोग्रेस थी वो नहीं हो सकी और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अनप्रोडक्टिव होती चली गई। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किस तरह से असरअंदाज होती हैं एक बिज़नेस इंडस्ट्री के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो असरअंदाज हो सकती है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपसे वैसे पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ फिर चलते हैं आगे। सवाल क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ अमंग द। तो बिल्कुल ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी। और नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफन इन्वॉल्व गवर्नमेंट सेलिंग सम ऑफ एसेट्स। नहीं, नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि डीनेशनलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन है, तो ये गलत है। इसका मतलब है ओनली वन, यानी ए ऑप्शन ठीक है और बाकी ऑप्शन गलत है। अब रही बात ये कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ कारोबार या बिजनेसेस को कैसे मुतासर करती है। देखिए, हाउसिंग से गवर्नमेंट जो है वो नई हाउसिंग डेवलपमेंट और घर बनने के नए नए जो डिज़ाइन हैं और उनके साइज़ को, उनके शेप को मुतासर कर सकती है। यहाँ पे हमें इस बात का ख्याल रहेगा कि जो घर का बेसिक डिज़ाइन है वो गवर्नमेंट के इदारे ही अप्रूव करते हैं, जैसे लाहौर में LDA और इस्लामाबाद में CDA, ठीक है, और कराची में आई थिंक KDA। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के अपने ही इदारे अप्रूव करते हैं, लिहाजा घर का साइज़ और हुजम उनके ज़िम्मे होता। लेकिन इससे कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर बड़े घर होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, ज़्यादा सैनिटरी चाहिए, ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, होम इक्विपमेंट चाहिए, और अगर छोटे हाउसेस होंगे तो कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर क्राइम रेट बढ़ेगा तो कारोबार पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और बिज़नेस श्रिंक होगा। अगर एजुकेशन बढ़ेगी, पर्टिकुलरली टेक्निकल एरियाज़ में, तो लेबर सप्लाई बेहतर होगी और हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल ज़्यादा होगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डिफेंस इंडस्ट्री भी इसमें मैटर करती है, क्योंकि प्राइवेट लोग जो हैं वो वेपन बनाते हैं। जैसे अमेरिका में तो F-16 लॉकहीड मार्टिन एक प्राइवेट कंपनी बनाती है। तो गवर्नमेंट इस बात को मरतब कर सकती है कि कौन से वेपन्स आप बना सकते हैं और किस किस कंट्री को आप बेच सकते हैं। इसके बाद एनर्जी सेक्टर है, जिसके अंदर कोल, थर्मल और न्यूक्लियर से पावर जनरेट होती है और गवर्नमेंट इस कारोबार को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि इसके ज़्यादातर रेगुलेशन उनके पास होते हैं तकरीबन हर मुल्क में। हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर करती है कि वो वैक्सीनेशन की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं या नर्सिंग केयर की तरफ जाना चाहते हैं। जिस तरफ वो जाएंगे उस तरफ कारोबार के चांसेस ज़्यादा होंगे। फार्मिंग के अंदर कितनी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, कितने फर्टिलाइज़र दस्तयाब किए जाते हैं, जितने ज़्यादा किए जाएंगे उतनी ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। टाउन प्लानिंग भी एक बड़ा अहम एरिया है जहां गवर्नमेंट मुतासिर करती है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट चाहती है कि हर शहरी को घर मिले, तो गवर्नमेंट टाउन प्लानिंग के अंदर बड़े घरों को अलाउ करती है, छोटे घरों को अलाउ करती है, कितने बड़े लोन अप्लाई जो है वो रिकमेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन द सिटी नए टाउन डेवलप किए जाते हैं या आउट ऑफ द सिटी नए शहर आबाद किए जाते हैं या पुराने शहरों में टाउन डेवलप किए जाते हैं। तो ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आगे आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ये भी मैटर करता है कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ मुल्कों से आने वाली अशिया पर
टैरिफ्स या कस्टम ड्यूटी लगा के उनको जो है उनकी इंपोर्ट है उनको कम कर सकती है, एक्सपोर्ट को चेंज कर सकती है। तो होप मेरी वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर फोकस इस पर किया है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं और वो किस तरह बिज़नेस वर्ल्ड को मुतासिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके हम इसको जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज सबसे पहले बात कर चुके हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, उसके बाद हमने लीगल फैक्टर्स पे बात की है। लेकिन इस वक्त जिन फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो भी मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट से वाबस्ता है, जिसको हम इकनॉमिक फैक्टर्स का नाम देते हैं। चूँकि इसके ऊपर आप पहले से एक कोर्स बेसिक इकनॉमिक्स पढ़ चुके होते हैं, इसलिए इस पर बात करनी हमारे लिए बड़ी आसान है कि इकनॉमिक फैक्टर्स भी बिज़नेस को मुतासिर करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, कैपिटल अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, मार्केट कंडीशंस, ये सब हमारे इकनॉमिक्स से वाबस्ता फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को ये कंसर्न होता है कि जिस हुकूमत में या जिस गवर्नमेंट में या जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो कारोबार कर रहे हैं उस स्टेट की इकनॉमिक पॉलिसी क्या है, उनकी मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी क्या है, वो इकनॉमिक ग्रोथ के मतलब क्या आइडियाज़ रखते हैं। इकनॉमिक ग्रोथ से मुराद ये है कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सकें। इस पर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का या स्टेट का क्या रवैया है या क्या प्लानिंग है। इन्फ्लेशन के हवाले से अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो बिज़नेस को कारोबार चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसी है और वो किस हद तक इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कितनी पॉलिसी कामयाब है। देन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी एक सीरियस कंसर्न होता है, चूँकि अगर लोग बेरोज़गार होंगे तो उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट ख़रीद सकें। लिहाजा हम नए प्रोडक्ट्स या नई जो इनोवेशन है या फीचर है प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं कर सकेंगे। देन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक रियासत कितने डॉलर कमा रही है, यानी एक्सचेंज कितना कमा रही है एक्सपोर्ट करके, और उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो नहीं है कहीं, और अगर है तो उसकी कितना गैप है और वो कितने अरसे में कवर हो जाएगा। यहाँ इन्फ्लेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके अंदर हम कहते हैं इन्फ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू वर्ड्स, कि बहुत ज़्यादा पैसा बहुत थोड़ी चीज़ों को चेस करता है। हम बिज़नेस वर्ल्ड में ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि इन्फ्लेशन कंसिडरेबल हो, यानी कमोबेश 3% या इससे ज़्यादा हो तो हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे। अगर 2%, 2.5% या इससे कम है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, चूँकि ये तो डिमांड के बढ़ने का साइन है, तो कंसीडरेबल हो। दूसरी बात, हम ये भी नहीं मानेंगे कि अगर किसी वक्त इन्फ्लेशन 4% हो भी गया लेकिन साल में 1 या 2 महीने के लिए उसके बाद सप्लाई ने डिमांड को एडजस्ट कर लिया तब भी ये इन्फ्लेशन नहीं है। इसको कंसिस्टेंट पूरा साल रहे तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जी इन्फ्लेशन हुआ है। तो एक तो इसका रेट जो है कम से कम 3% या इससे ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि कंसिस्टेंट हो। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमारे मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में उन चीज़ों पर है जो लग्जरी क्लास या एलीट क्लास खरीदती है। चूँकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, वो स्पेंड थ्रिफ्ट भी हैं, वो दिखावे का असर भी, डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट भी उनके अंदर है, ठीक है जी, और वो अपने लिए, और हुकूमत भी हमारी पास का नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, लिहाजा हमारी एलीट क्लास में ज़्यादा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसका हल ये है कि उनकी आमदनी पर हमें टैक्स लगाना चाहिए। जब आमदनी को कट लगेगा तो ख़र्चा भी कम करेंगे, और गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली नॉन डेवलपमेंट कम करने चाहिए। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो हुकूमतें अपनी मेंटेनेंस और अपने इश्यूज़ के ऊपर ख़र्च नहीं करती, यानी सड़कें नहीं बना रही, डैम नहीं बना रही, बल्कि सिर्फ फॉरेन डेलीगेशंस और डिफेंस इश्यूज़ पे ख़र्च कर रही हैं। अच्छा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक हल है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो लोग कम पैसे बैंकों से लेंगे और ख़र्चे भी कम करेंगे। दूसरा जो है, हमारी जो लोअर इकनॉमिक ग्रुप हैं उनकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मसला है कि उनके लिए जो चीज़ें तैयार की जाती हैं उनकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। ये वजह है कि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। क्या वजह है? रॉ मटेरियल महंगा हुआ है, उसके अलावा
सैलरीज़ और वेजेस बढ़ाना पड़ी, इससे भी कीमतें बढ़ी। और फिर ये है कि बिजली भी महंगी हुई है, एनर्जी भी महंगी हुई है, और उसके साथ साथ फ्यूल्स की जो हैं वो भी महंगे हुए हैं। तो ये वजह है हमारे मुल्क में कास्ट पुश इन्फ्लेशन की। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन एलीट क्लास की चीज़ों में है, और कास्ट पुश ज़्यादातर जो है वो गरीब लोगों की चीज़ों पर है, जो रोटी कपड़ा मकान वगैरह। अब रही बात ये कि एक इशू इन्फ्लेशन का था, अब दूसरा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब भी सप्लाई फॉर लेबर ज़्यादा हो जाए, डिमांड फॉर लेबर से हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। नंबर ऑफ़ जॉब सीकर ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ जॉब से। कई वजूहात हैं, इकॉनमी का स्ट्रक्चर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, और लोगों में जो सेंस है वो चेंज हुई है, और उन्होंने जो लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया वक्त पे, लिहाजा अब वो पीछे रह गए और बिज़नेस वर्ल्ड आगे चला गया। सीजनल फ्लक्चुएशन आया है, गर्मियों की चीज़ बनाते हैं, सर्दियों में क्या करें? जैसे गर्मियों में आइसक्रीम बेचते हैं, सर्दियों में क्या करें? तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ये कुछ हम बातें कर रहे थे इकोनॉमिक फैक्टर के वाले से। अब इकोनॉमिक फैक्टर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम देखते हैं कि कुछ इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं और मल्टीनेशनल का डायरेक्शन उनकी तरफ है। पर्टिकुलरली यहाँ पर हमें इंडिया नज़र आ रहा है, चाइना नज़र आ रहा है, जिनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और मल्टीनेशनल धड़ाधड़ इन मुल्कों में आ रही है, जबकि ब्राज़ील और टर्की हमें नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिन मुल्कों में जीडीपी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, ज़्यादातर जो है मल्टीनेशनल उसी तरफ जा रही हैं, और चीज़ों की डिमांड भी चूँकि उन मुल्कों में ज़्यादा है, तो लिहाजा उसी तरफ हर किसी का डायरेक्शन है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त तक पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर पर बात कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिज़नेस के एक बड़े अहम फैक्टर पर बात कर लूँ, जो कि मैक्रो बिज़नेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और हम इन्हें कहते हैं, ये हमारे सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स हमेशा दो कैटेगरीज़ में ब्रेक किए जाते हैं। हम इन्हें सोशल फैक्टर कह देते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम दो फैक्टर अलहदा रखते हैं। सोशल फैक्टर जिनका ताल्लुक़ रस्म और रिवाज के साथ है, रहने के तरीक़ों के साथ है, और दूसरे फैक्टर जो हैं हम उनको कहते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर आबादी या पॉपुलेशन के इश्यूज जो हैं वो शामिल होते हैं। पढ़ने के अंदर ज़्यादा अच्छा ये है कि हम पॉपुलेशन के जो इश्यूज़ हैं उसको पहले डिस्कस कर लें। मिसाल के तौर पे डेमोग्राफिक फैक्टर में आबादी, उसका साइज़, उसकी लोकेशन और उसकी डेंसिटी, यानी यंग और ओल्ड कितने लोग हैं, उसकी कंपोजिशन और उसकी किसी ख़ास लोकेशन पे ज़्यादा होना, वेल्थ और दौलत की तकसीम, दौलत और दौलत की तकसीम, एजुकेशन का लेवल, ट्रेनिंग एंड मैन पावर प्लानिंग के हालात क्या हैं, हेल्थ की कंडीशन क्या है। उसके बाद हम चलेंगे सोशल फैक्टर, इनको हम अलहदा से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के दौर की हुकूमतों के दो बड़े मसले हैं। जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है आबादी का इजाफ़ा, और आबादी के इजाफे के साथ ही मार्केट में भी इजाफा होता है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही हो तो इसका मतलब है मोर हेड्स मींस मोर डिमांड, यानी प्रोडक्ट्स की डिमांड में भी भरपूर इजाफा होता है। और आम तौर पे आबादी बढ़ने की बड़ी वजह जो है वो ये होती है कि कंसर्न क्यों है बिज़नेस का, वो ये है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा कारोबार चलेगा। लेकिन आबादी के बढ़ने की वजह ज़्यादा बर्थ रेट भी है और डेथ रेट का डिक्लाइन होना भी है। बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का डिक्लाइन होना, और उसके अलावा इमिग्रेशंस भी हैं और इमिग्रेशन भी हैं। इमिग्रेशंस वो होते हैं जो तारकीन वतन हैं और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कारोबार दुनिया एक मुल्क से छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। और जो इमिग्रेशंस हैं वो महाजरीन है जो अफ़ज़ मजबूरी जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1947 में इंडिया से मुसलमान आ गए, इंडिया को छोड़ के 71 में बांग्लादेश से लोग आ गए और 80s में अफ़गानिस्तान से लोग आ गए। तो ये सब इमिग्रेशंस कहलाते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ मुल्कों में आबादी बढ़ रही है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन कुछ मुल्कों में आबादी कम हो रही है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में
तो वहाँ आबादी का कम होना भी एक मसला है। दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हाँ, अगर आबादी बढ़े और वसाइल हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ एनालिसिस ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये डेमोग्राफिक फैक्टर है जिनका ताल्लुक आबादी के साथ होता है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन की कंपोजिशन देखते हैं। पॉपुलेशन में देखना पड़ता है कि यंग लोग कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं और बच्चे कितने हैं। अगर आबादी में यंग लोग ज़्यादा हों तो अच्छी बात है, उसका फ़ायदा ही होगा कि नई इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ेगी, काम ज़्यादा लोग करेंगे, उससे जीडीपी बढ़ेगा और नए घरों की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर तो टीडर और निप्पल ही बिकेंगे, ठीक है, और टॉयज़ ही बिकेंगे। और अगर बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे तो नर्सिंग केयर की डिमांड होगी। तो ये बड़ा अहम इशू है। जैसे इंग्लैंड के लोग कहते हैं कि वहाँ 65 साल के लोग इतने ज़्यादा हैं कि कोविड से पहले की कंडीशन ये है कि वो कहते थे हमें किसी बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर तो पेंशन बॉम्ब गिरा हुआ है। ठीक है जी, तो ये एक मसला है उन मुल्कों का जहाँ आबादी कम हो रही है। लेकिन दूसरा मसला उन मुल्कों का है जहाँ आबादी ज़्यादा हो रही है। आबादी के मसाइल में एक बड़ा मसला ये भी है कि आबादी रफ्ता रफ्ता शहरों की तरफ रुजू कर रही है, और एक एनालिसिस के मुताबिक 2030 तक पूरी दुनिया में 60% लोग शहरों में आ चुके होंगे। और जब वो शहरों में आ चुके होंगे तो अपने वसाइल भी शहरों में ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने कारोबार गांव में हो रहे हैं वो भी शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, और कारोबार दुनिया गांव में महदूद होता चला जाएगा, क्योंकि गांव की एलीट क्लास भी शहर में आ गई और वहाँ के कारोबार करने वाले भी शहर में आ गए। इस तरह आबादी का दबाव बढ़ गया, और अगर आबादी का दबाव बढ़ गया तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, वहाँ पर रश भी ज़्यादा होगा, और वहाँ के डेवलपमेंट और म्यूनसिपैलिटी के चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे, और फिर वहाँ पर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में टोटल आबादी 10 करोड़ बताई जाती है, तो 2.5 करोड़ आबादी या 2.25 करोड़ आबादी लाहौर में रहती है। और यही वजह है कि जो घर बनते हैं फिर सीवरेज नए डालने पड़ते हैं, मेट्रो बस बनानी पड़ती है, ऑरेंज ट्रेन बनानी पड़ती है, पीने के पानी के प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अखराजात उठ जाते हैं। अब जहाँ तक वेल्थ का ताल्लुक है, तो वेल्थ जो है जिन मुल्कों में ग्रोथ रेट ज़्यादा है वहाँ वेल्थ बढ़ रही है, और वहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो रहा है, जैसे इंडिया और चाइना है। रशिया भी इसमें बहुत पीछे नहीं है, लेकिन फ़िलहाल वो यूक्रेन वार में काफ़ी डिस्टर्ब है। ब्राज़ील ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो गया, वरना ये बिग कंट्रीज़ के एक यूनियन है जिसको चाइना लीड कर रहा है, और ये बहुत अहम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन में एक अहम मसला जो है वो आपके इशू हैं जो रिलेटेड है एजुकेशन के साथ। सवाल ये पैदा होता है हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे कितना ख़र्चा करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे कितना ख़र्चा करते हैं, और अपनी टेक्निकल एजुकेशन पे कितना ख़र्चा करते हैं। जितना ज़्यादा ख़र्चा हम अपनी टेक्निकल एजुकेशन पे करेंगे, नतीजे के तौर पे हमारा मुल्क ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन बाकी एजुकेशन भी हमेशा पे बैक करती है। सो टेक्नोलॉजिस्ट कंट्री बनना है तो टेक्निक लोगों को सिखानी पड़ेगी और तालीम देनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हेल्थ इश्यूज़ की तरफ। हेल्थ इश्यूज़ जो है वो पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि जो लोग हमारे यहाँ परवरिश पा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो जब काम करने की लाइफ में आए तो वो सेहतमंद हो। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम सारी इन्वेस्टमेंट उन पर कर लें, वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन हेल्थ के एतबार से वीक हो, तो जब कमाने का वक्त आए तो वो बीमार हो जाए, तो इससे इकॉनमी भी बीमार हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता हेल्थ के इशू हर मुल्क के अपने, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हेपेटाइटिस है, और अफ्रीका का सबसे मसला HIV है। तो ये अलग अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अपनी मेडिकल पॉलिसीज़ को फॉलो करें, और जो वैक्सीनेशंस हैं वो लोगों को मिलें ताकि हेल्थ का लेवल बेहतर हो। यहाँ पे एक सवाल है, 3 डेमोग्राफिक फैक्टर चेंजेस द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूनरल डायरेक्टर। फ्यूनरल डायरेक्टर वो फर्म होती है वेस्ट और अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पे कोई बंदा गुजर जाए तो पड़ोसी वगैरह पूछते नहीं हैं, इसलिए लोग पहले से इंश्योरेंस करा लेते हैं, इन फर्मों को पैसा दे देते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उसके बाद एक अच्छा फंक्शन अरेंज करें, उनको इज़्ज़त के साथ दफन करें।
तो कहते हैं एक फर्म जो है जिसका ताल्लुक इस कारोबार से है, जो फ्यूनरल कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसका इंटरेस्ट किस में है? तो उसका इंटरेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में होगा, उसका इंटरेस्ट डेथ रेट में होगा, और सोशल एंड जियोग्राफिक रीजन में जो हालात है उनसे होगा, और नंबर ऑफ़ पीपल जो 65 प्लस में हैं वो उनके टारगेट मार्केट होंगे, इसलिए उनसे भी उनका कंसर्न होगा। फिर बूढ़े लोगों के पास कितनी दौलत है, ये भी एक बड़ा अहम मसला है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सोशल ट्रेंड्स के ऊपर, लेकिन होप के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आपको समझ आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जिस चीज़ पे मैं बात करने लगा हूँ ये मैक्रो इकनॉमिक मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट का बड़ा अहम शोबा है, और हम यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर पे बात कर चुके हैं, लीगल पे कर चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल रह गए हमारे, और सोशल रह गए। सबसे पहले मैं सोशल फैक्टर पे बात करता हूँ इस वक्त। सोशल फैक्टर से मुराद वो फैक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक़ माशरती वैल्यूज़ और सोशल एस्पेक्ट्स के साथ है। इन सोशल एस्पेक्ट्स को जब आप देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि बदलती दुनिया के साथ हमारे रहन सहन के तरीके भी बदल रहे हैं, और उनके बदलने के साथ साथ हमारा बिज़नेस भी इम्पैक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे दुनिया में डिमांड बढ़ रही है हाउसिंग की, चूँकि छोटी फैमिलीज़ और स्प्लिटेड फैमिली सिस्टम आ गया है और जॉइंट फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहली बात यह है कि 1 पर्सन फैमिली, यानी लोग बैचलर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, और 1 पर्सन अपने लिए घर भी बनाता है, एक तोता पाल लिया, 2 कुत्ते पाल लिए और ज़िंदगी गुजार दी। तो बहरहाल ये भी एक बिज़नेस है। छोटा टूथपेस्ट मांगेगा, छोटा शैम्पू मांगेगा, चूँकि एक ही बंदा, लेकिन छोटा एसी मांगेगा, तो हमें उसके मुताबिक चीज़ बनानी होगी। डाइवोर्स रेट तेज़ी से बढ़ा है, और ये भी बात सही है। डाइवोर्स रेट बढ़ने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे लव मैरिजेस का ट्रेंड बढ़ा है। तो जब बच्चे फ़ैसला करेंगे और बड़ों की राय नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो दूर तक नहीं देख सकेंगे। यही वजह है कि लव मैरिजेस में भी इजाफा हुआ है, तो डाइवोर्स रेट भी बढ़ना शुरू हो गया है। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी ख़त्म हुआ है और वैनिश होता जा रहा है, और इसके साथ साथ ये जो शादियाँ हो रही हैं मिक्स कल्चर और क्रॉस कास्ट मैरिजेस हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो कश्मीरी जो है वो अराइयों में शादी कर रहे हैं, और अगर इंग्लैंड और अमेरिका में देखें तो काले गोरी के साथ, गोरी काले के साथ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, लेकिन सोशल चेंजेस के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज आई है दुनिया में वो ये है कि पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि लोगों को ओजोन लेयर के बारे में कुछ इल्म हासिल हुआ है, और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस से इम्पैक्ट आ रहे हैं, और दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुंदर की सतह पानी की ऊपर आ रही है। और आने वाले दौर में अगर ऐसा ही रहा तो हम एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जो खुशहाली का भी शिकार हो सकती है। तो लिहाजा हम तेज़ी से इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारी सोशल वैल्यूज़ के अंदर इसका बड़ा इजाफा हुआ है। अब अगर हम देखें तो हमारे ट्रेंड में एक अहम ट्रेंड ये भी आया है कि वोमेन जो हैं वो अब शादी से पहले चाहती हैं कि वो अपने करियर को डेवलप करें। उसके बाद जब वो करियर डेवलप कर लेंगी तो फिर उनकी सेकंड प्रायोरिटी उनकी शादी और बच्चे पैदा करना है, और इसलिए हम देखते हैं कि हालात बदल रहे हैं और दुनिया स्विच कर रही है एक नए ट्रेंड की तरफ। अब एक चीज़ और है कि किसी ज़माने में हम 7 के 7 दिन काम करते थे, तो एक बड़ा चेंज आया है कि पहले ये कहा जाता था कि वी लिव टू वर्क, हमारी ज़िंदगी जो है वो काम के लिए है, लेकिन आज का जो नारा है वो ये नहीं है, ये चेंज आ गया है। कहते वी वर्क टू लिव, हम तो काम करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, तो क्या ज़रूरत है हमें कि हम जो है वो इतना काम करें कि ज़िंदगी ना जी सकें, और जो वक्त संडेज़ हैं वो फैमिलीज़ के साथ ना गुजारें। इसलिए एक तो ये है कि हम 7 डेज़ वर्किंग से 5 पे आ रहे हैं, और अब तो दुनिया 4 डेज़ वर्किंग के ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। और वर्किंग आवर्स हैं वो यकीनन एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन डेज़ रिड्यूस किए जा रहे हैं। अब एवरेज एज ऑफ मदर ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैज़ राइजन। हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत की उम्र बढ़ गई है,
लेकिन दिस हैज़ अफेक्टेड अ बेटर क्वालिटी क्लॉथ प्राम्स इनके पास, लेकिन इसका नतीजा है कि बच्चे के पास ज़्यादा अच्छे टॉयज़ हैं, ज़्यादा अच्छे प्रैम्स हैं, ज़्यादा अच्छी क्लोथिंग है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डिमांड हैज़ इंक्रीज़ हुई है और वो बढ़ेगी। उसकी वजह मदर भी काम कर रही हैं, फादर भी करते होंगे, तो ड्यूल करियर फैमिली है, पैसा भी ज़्यादा आएगा। सोशल ट्रेंड्स को अगर देखते हो तो कुछ ट्रेंड्स हमें दूसरे मुल्कों से मिले हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के कल्चर से लोगों को सू करने का या कंपनसेशन कल्चर मिला है कि अगर कोई आपका नुकसान करता है तो उससे नुकसान बढ़ा जाए, और ये नुकसान बढ़ने का जो कल्चर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लोगों ने सीखा है। और उसके अंदर क्या है कि आप उससे नुकसान भरोगे जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है। उसके अलावा वेस्ट को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करने को बेहतर समझना शुरू हो गए हैं कि पुराने मटेरियल से चीज़ बन जाए, ताकि मटेरियल वेस्ट अगर पड़े रहेंगे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। और लोग आज कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग करके, बाइकिया से चीज़ें मंगवा के, और क्या नाम लेते हैं जी के फूड पैंडा से बात करके और ऑनलाइन शॉपिंग करके लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं वाया कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो ये भी एक चेंज है। उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में चेंज आया है। पहले किसी ज़माने में फ़ैशन आता था और बड़ी स्लोली अडॉप्ट किया जाता था, लेकिन आज फैशन आता है और उसको बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट किया जाता है और उतनी ही तेज़ी से वो फिर फैशन फौरी तौर पर ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अब फैशन जो है वो सर्च की शक्ल में आ रहा है और प्रोडक्ट जो डिज़ाइन हो रहे हैं वो बड़े एलिगेंट डिज़ाइन हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग जो है वो इंतहाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। ये ट्रेंड्स भी चेंज होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ट्रेंड्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग द मटीरियलिज्म थ्रेट। तो जो मटीरियलिज्म थ्रेट है वो बड़ी है। उसकी वजह ये है कि लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली नई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोग कल्चरली बेहतर चीज़ चाहते हैं, और इसके बदले में कोई चीज़ अनसोल्ड रह जाए तो लोगों में कोई रहम नहीं है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, लिहाजा वो जो चाहते हैं वही ख़रीदते हैं। नतीजा ये कि आज लोगों के पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो चैरिटी कर सकें, तो वो चैरिटी की तरफ जा ही नहीं पाते। ठीक हो गई जी बात। इसके बाद देखिए एक चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जो आने वाला दौर है, अगर हम देखें तो यूके वगैरह में एशियंस ने इतना ज़्यादा रहना शुरू कर दिया है कि अब टिक्का मसाला जो है वो वहाँ की फेवरेट डिश है। उसकी वजह बहुत सारे लोग जो हैं इंडो पाक वाले वो वहाँ मूव कर गए हैं और वहाँ पे इंडियन टेक अवे पॉपुलर हुए हैं, तो कल्चर में नुमाया रद्दोबदल हुआ। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही है। जिन मुल्कों में लो बर्थ रेट है, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं जी बच्चे आप पैदा करें, ख़र्चा हम उठाएंगे, इंसेंटिव। जिन मुल्कों में हाई बर्थ रेट है जैसे चाइना, वहाँ सख्ती है कि एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और जिन मुल्कों में एजिड लोग ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा हो रहे, वहाँ रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई है ताकि लोग जो हैं वो देर तक काम कर सकें और हम उनकी खिदमत से फ़ायदा उठा सकें। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं इस हवाले से। जैसे गवर्नमेंट ने हाउसिंग पॉलिसी चेंज की है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ चेंज की हैं, और उसके अंदर उनकी पूरी कोशिश है कि जो औरतें शादी के लिए चली गई थीं और शादी हो गई, बच्चे वगैरह हो गए, अब वापस आके दोबारा काम पे लग जाएं ताकि इस ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हाँ, अलबत्ता ये है कि हेल्थ पर खुसूसन काम किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि स्मोकिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसका इश्तहार देना भी अब मना है। HIV पर काम हो रहा है, न्यूट्रिशन पर काम हो रहा है, और स्कूल में बच्चों को जो है एक वक्त का खाना न्यूट्रेंट्स के लिए मिलना शुरू हो गया। सवाल है, nowadays in developing countries government policy with relation to demographic is more likely to be। तो क्या होगा बच्चों more likely to be? तो आप ये कहेंगे more likely to be making easier for women to come back to the work after having children। ठीक है जी, टाइम थोड़ा, बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए इन इन्वायरमेंट फैक्टर्स की तरफ। तो मेरा हाल है इन्वायरमेंट फैक्टर्स को हम अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट के हवाले से
इस वक्त बात करना चाहूँगा पेस्टल के आखिरी फैक्टर पे, जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर का ताल्लुक जो है उस बेसिक वर्ड के साथ है जहाँ पर हम बिज़नेस वर्ड तो चला रहे हैं, लेकिन हमारा बिज़नेस वर्ड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है और हम दुनिया सारी में पोल्यूशन फैला रहे हैं और वो रिसोर्सेज जो बड़े कीमती हैं हम उनको ज़ाया कर रहे हैं, और जो कि स्टेक होल्डर का सीरियस कंसर्न भी है। अब मसला ये है कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो आज बिज़नेस इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है और कल इन्वायरमेंट बिज़नेस को इम्पेक्ट करेगी। कैसे? देखिए, अगर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो रबिश हार्मफुल एमिशन निकलते रहेंगे और नतीजा ये कि माहौल ख़राब होता रहेगा और एक वक्त आएगा जब ये हमारे पास नहीं होंगे तो बिज़नेस को इस इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ेगा। आज रिसोर्सेज हम वेस्ट कर रहे हैं, कल जब ये रिसोर्सेज स्कार्स हो जाएंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आज हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, कल पोल्यूशन से बचने के लिए हमें महंगे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। आज हम नेचुरल इन्वायरमेंट एपिटाइट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कल दुनिया में शायद ये वाले इम्पॉर्टेंट जो लॉस ऑफ सेल होगी और पुअर इन्वायरमेंट रिकॉर्ड होगा जिन फर्म्स का, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। आज हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को लूज़ कर रहे हैं, कल गवर्नमेंट इसके लिए जब ये स्पीशीज़ को डैमेज किया जाएगा तो हमारे ऊपर पेनल्टीज़ और फ़ाइन लगाएगी। तो लिहाजा दोनों तरफ है कि आज आप ज़ाया करिए वसाइल, कल महंगे हो जाएंगे। आज पोल्यूशन फैलाइए, कल आपको उसके लिए मशीनरी, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। आज आप जो है एपिटाइट को वेस्ट कर रहे हैं, कल हुकूमत आपको लॉकआउट कर सकती है और जिससे आपका नुकसान हो सकता है। लिहाजा हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे इन विच बिजनेस कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डैमेज दे कैन कॉज टू इन्वायरमेंट। कौन सा रास्ता नहीं है? तो रीब्रांडिंग से कुछ नहीं होने वाला, ये तो मार्केटिंग का काम है। रिसाइकलिंग से वेस्टफुल मटेरियल यूज़ हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन करें कि उसके ऊपर मटेरियल कम लगे तो इससे भी पोल्यूशन कम होगा चूँकि मटेरियल कम लगेगा। और अगर हम केयरफुल प्लानिंग करें तो हम बिजली और वेस्ट मज़ीद कम करके पोल्यूशन से बचा सकते हैं अपने। अब आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आप मछलियाँ भी खा सकते हैं, पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल, गैसेस, लेकिन इस तरह यूज़ कीजिए कि वो आने वाली नस्लों के लिए दस्तयाब रहे। यानी यूज़ द गुड्स एंड रिसोर्सेज इन अ वे दैट द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड। फ्यूचर जनरेशन की जो नीड है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, तो हम कहेंगे ये सस्टेनेबिलिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि रिड्यूस द वेस्ट एंड पोल्यूशन लीड टू मोर प्लेजेंट एंड हेल्दियर इन्वायरमेंट के लिए आप पोल्यूशन कम जनरेट करें। कस्टमर प्रेफर करें डीलिंग विद द बिजनेसेस जो कि माहौलियाती आलूदगी के लिए या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रिकॉर्ड रखता है और केयर करता है। शेयर होल्डर भी इन्वेस्टमेंट वहीं करनी चाहेंगे जो इन चीज़ों के लिए एथिकल है, ज़ाहिर है उनके मफाद के लिए भी एथिकल होगा, और पब्लिकली भी पोल्यूशन जितना कम होगा उतना ही इन्वायरमेंट बेहतर होगी और सॉइल एरिक्शन नहीं होगा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज दुनिया के सामने बेहतर होगा। तो हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे वर्कर भी काम करना चाहेंगे, सप्लायर भी इनके साथ काम करना चाहेंगे, शेयर होल्डर भी काम करना चाहेंगे, एम्प्लॉयज़ भी काम करना चाहेंगे। इस तरह गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा क्योंकि शेयर होल्डर भी उसको प्रेफर करेंगे। तो सवाल है, ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन अ वे दैट डू नॉट कंप्रोमाइज़ द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। 100% मतलब है, डेफिनेशन है किसकी? सस्टेनेबिलिटी। अब हम कुछ केस स्टडीज़ देख लेते हैं जिसमें जिन फर्मों ने माहौलियाती आलूदगी पर कंप्रोमाइज़ किया, लोगों ने उनका बाइकआउट किया। वो कौन से लोग हैं? देखिए, केस स्टडी है जिसके अंदर क्या हुआ था कि शेल कंपनी का बाइकआउट किया गया था। गालबन कोई उनका टैंकर जो है ऑयल लीक कर गया था जिसकी उन्होंने परवाह नहीं की, या तो उन पे इल्ज़ाम लगा था कि आपने जानबूझ के वेस्ट किया है ऐसी जगह पे जहाँ पर नेचुरल स्पीशीज़ इफ़ेक्ट हुई।
नेस्ले के ऊपर एक ब्लेम लगा था कि आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक्सप्लॉइट किया है मिल्क प्रोड्यूसर्स को, और इसी तरह नाइकी के ऊपर लगी थी कि उन्होंने चाइल्ड लेबर को एक्सप्लॉइट किया है या यूज़ किया है, और मैकडोनल्ड्स के ऊपर लगी थी चूँकि उन्होंने ओबेसिटी बढ़ाई है और फैट से भरपूर जो प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों को ऑफ़र किए। तो होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये टॉपिक जिसको मैं लेके चलने लगा हूँ, ये पॉलिटिकल फैक्टर से रिलेटेड सब फैक्टर है जिसको हम लीगल फैक्टर कहते हैं। पेस्टल का अगर एनालिसिस किया जाए तो इसके लिए लास्ट वाला जो एल है वो लीगल फैक्टर्स के लिए है, और अगर पेस्ट फैक्टर हो तो पॉलिटिकल में ही हम लीगल को मर्ज कर देते हैं। अब सवाल ये है कि लीगल फैक्टर क्या है। एक्चुअली बात ये है कि हम जिस निज़ाम में, काम में या कारोबार में इन्वॉल्व होते हैं, हुकूमत की ये कोशिश होती है कि इस कारोबार में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके मफाद का दिफा किया जाए, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो कस्टमर्स हों, चाहे वो इन्वेस्टर हों। इस मकसद के पेश नज़र हुकूमत कुछ कानून साजी करती है, या ये कह लीजिए कि कुछ कवानीन बनाती है जिनको हम लीगल फैक्टर का नाम देते हैं, और हम इसी के हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो लीगल फैक्टर एक्चुअली हम कहते हैं सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी के, हमारे जो कवानीन हैं उनका बुनियादी तौर पे सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली इसकी भी तरतीब है बड़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जिसमें यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जनरल असम्बली है जो कि आम तौर पे कुछ रेगुलेशंस पास करती है, और उसकी लाइट्स में फिर नेशनल लॉज बनाए जाते हैं जिसको कि किसी मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव करती है, या इसी से जो कोर्ट्स फैसला करती हैं उससे प्रेसिडेंस लॉ जो है वो क्रिएट होता है। उसके बाद कुछ रीजनल लॉज होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चाहे तो ख़ास हालात में दफ़ा 144 लगा के ये कह सकती है कि गैदरिंग पे और जो आपकी जनरल डिस्कशन इन द कलेक्शन ऑफ पीपल है, या लोगों का इकट्ठे होना जो है उसको बैन कर सकती है। तो इस तरह ये 3 लेवल है। सबसे पहले सुपरा नेशनल की बात करते हैं, तो सुपरा नेशनल में यूएनओ रेजोल्यूशंस आती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, और नेशनल में आपकी नेशनल गवर्नमेंट जिसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो आते हैं, और लोकल के अंदर लोकल गवर्नमेंट के बाय लॉज वगैरह आ जाते हैं जिनको ओबे करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे एक सवाल है, सुपरा नेशनल सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इंक्लूड, तो ये इंक्लूड करती है यूनाइटेड नेशन को। यहाँ सिर्फ ये इदारा है जो सुपरा नेशनल कहला सकता है। अब आ जाते हैं कि डिफरेंट लीगल लॉ कौन से बनाए गए, यानी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लीगल लॉज आर क्रिएटेड। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि डेटा प्रोटेक्शन का बड़ा सीरियस कंसर्न है आज के दौर में, चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कस्टमर्स का, यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स का, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने स्टूडेंट्स का डाटा रखना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा रखना पड़ता है, और ऑब्वियसली डाटा जब किसी के पास चला जाता है तो आपकी बहुत सारे पर्सनल रिकॉर्ड जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर है, आपके घर का एड्रेस है, आपके फैमिली नेम्स हैं, ये सब उनके पास चले जाते हैं। आज का दौर ऐसा है जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि इतनी हाई स्पीड किस्म की इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन फ़्लो है जिसके अंदर इजीली इंटेरोगेट हो जाती हैं लार्ज फाइल चंद सेकंड्स में, और बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ स्पीड ऑफ रिस्पांस इतना फास्ट है कि डेटे को कॉपी कर लिया जाता है, और फिर अक्रॉस द कंप्यूटर ऑब्टेन पर्सनल प्रोफाइल्स को अगर हम देखते हैं तो वो भी एक अपना इशू है कि वहाँ पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है जिसको कोई मिसयूज़ कर सकता है। जहाँ तक इस पर कानून साजी का सवाल है तो कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हमें नज़र आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 है, जिसके अंदर बरतानिया में एक लॉ बनाया गया जिसके अंदर ये कहा गया कि एम्प्लॉयज़ का डाटा किसी को उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दिया जा सकता। ह्यूमन राइट एक्ट के मुताबिक किसी भी एम्प्लॉय का सिकनेस का डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, ये किसी को बताया नहीं जा सकता, और ख़ुसूसी तौर पे एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, ईमेल, उनके पर्सनल रिकॉर्ड को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है।
यहाँ एक सवाल है और वो ये है कि डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन सच एज डाटा प्रोटेक्शन एक्ट इन यूके टिपिकली फोकस करता है, किस चीज़ पे फोकस करता है? द वे डाटा अबाउट द इंडिविजुअल टू बी ऑब्टेन एंड यूज एंड अंडरस्टूड, कि किसी बंदे के मुतालिक डाटा किस तरह से हासिल किया जाता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। अब बात आ गई इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं जनाब डेटा सिक्योरिटी के हवाले से। अगर देखें कि डाटे को बुनियादी तौर पर ख़तरा किससे है, देखिए उसे फ़िज़िकल रिस्क भी है और उसे ह्यूमन रिस्क भी है। फ़िज़िकल रिस्क से मुराद वो रिस्क हैं जो इन्वायरमेंट से हैं या माहौल से हैं, और ह्यूमन रिस्क से मुराद इंसान की वो गलतियां हैं जो वो दानिस्ता और या दानिस्ता तौर पर करता है, जिससे डाटे को नुकसान करता है, और वो हैकिंग करता है, वायरसेस क्रिएट करता है, इन्फेक्शन करता है डाटे का और फ्रॉड करता है। अब देखा जाए तो यहाँ पर बड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इसके 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है ये है कि पर्सनल डाटा जो आपके पास है वो आपके कंसेंट के बगैर रखा नहीं जा सकता, और आपकी इजाज़त के बगैर उसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। उस डाटे के मतलब जो कानूनी लीगल कार्रवाई है या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी ताकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना किया जा सके। सेंसिटिव डाटे को बहुत केयरफुल रखा जाएगा, जो आपके टेलीफोन नंबर हैं, ईमेल हैं, ठीक है जी, और बगैर किसी कंसेंट के आपकी इजाज़त के किसी को दिया नहीं जा सकता, और इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता कि आपकी तस्वीर को इश्तहार पे लगा दे, कतई नहीं लगा सकता। और डाटा जो बंदा रखेगा वो उसकी ज़िम्मेदारी है उसकी प्रोटेक्शन करे। अगर वो डाटा उसमें से स्नैच हो गया तो अल्टीमेटली वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने ये डाटा लिया था, या वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी जिसने ये डाटा लिया था। अब डाटा सिक्योरिटी की जब आप बात करेंगे तो डाटा सिक्योरिटी के हवाले से जो फिज़िकल डैमेज है उसमें ख़तरात आग से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, टेररिस्ट अटैक से हो सकता है, पावर फेलियर से हो सकता है, ह्यूमिडिटी और डस्ट से हो सकता है। और जो हमारा पर्टिकुलरली अगर आप बात करें कि जो हमारा मसला है ह्यूमन डैमेज का, तो उसमें इंसान का इंटरफेरेंस, जानबूझ के डाटे को ख़राब करना, कल्परेट होने के नाते या दूसरे की बुराई चाहने के हवाले से, और फिर उसके बाद जो है वो डाटा चोरी भी हो सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी हो सकती है, और प्राइवेसी इश्यूज़ भी रेज़ किए जा सकते हैं। अब रही बात ये कि इस मकसद के पेश नज़र डाटे का बैकअप रखना ज़रूरी है। डाटे का एक से ज़्यादा बैकअप, उसकी प्रोटेक्शन, ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। तो ये होगा डाटे के मतलब बात। अब चलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। हेल्थ एंड सेफ्टी एक ऐसा मामला है जिसमें हम चाहते हैं कि जो काम करने का माहौल है वो एरिया नीट एंड क्लीन और वाज़ेह तौर पे साफ़ सुथरा हो, एम्प्लॉयज़ को ना रिस्क ऑफ हेल्थ हो ना रिस्क ऑफ लाइफ हो। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट में अक्सर देखा गया है कि फर्नीचर डोर्स के पास रख देते हैं, ख़तरनाक है, उससे बंदा टकरा के चोट लग सकती है। अनप्लग या ट्रेवल्ड वायर हैं जिससे करंट पड़ सकता है, ठीक है जी, ट्रेवलिंग वायर और केबल हैं, इससे करंट पड़ सकता है। अनसेफ प्लग हैं, उससे करंट पड़ सकता है। टोन कारपेंट है जिनसे वो बंदा गिर सकता है, ठीक है जी। अनलाइटली पुअरली कॉरिडोर्स हैं या स्टेयर्स हैं जहाँ से कोई बंदा गिर सकता है, और हैवी कैबिनेट पर पड़ा हुआ वज़न है जो कि किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकता है। तो ये हम बात कर रहे थे। उसके अलावा अनट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जो गलती करने पर ख़ुद भी बर्न हो सकते, ख़ुद भी नुकसान उठाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान करेंगे। और अनमार्क्ड ग्लास डोर्स हैं जिसके ऊपर कोई मार्क नहीं है और कोई बंदा उससे टकरा सकता है। तो ये आमतौर पर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न है। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि दोनों बंदे ज़िम्मेदार हैं, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी ये है कि वो वर्क प्लेस जो प्रोवाइड करे वो सेफ़ होनी चाहिए, वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जिसमें सेफ्टी और एक दूसरे का ख्याल रखा जा सके। सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने चाहिए, और उसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट मटेरियल हैंडलिंग है उसके लिए पर्टिकुलरली जो तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया जाए और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये ज़िम्मेदारी है एम्प्लॉयर की। लेकिन यहाँ ज़िम्मेदारी एम्प्लॉय की भी है। वो क्या कि जहाँ कहीं वो ख़तरा देखता है उसको आइडेंटिफाई करे,
ठीक है जी, और उससे दूसरे लोगों को बचाए और उसके अलावा कोऑपरेट करे मैनेजमेंट के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगर देखा जाए तो सवाल है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉय भी है और एम्प्लॉयर भी है, दोनों ही जिम्मेदार। सो बी ऑप्शन होगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक नया लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। देखिए, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रोटेक्शन एम्प्लॉय की, उससे पहले हमने डेटा प्रोटेक्शन की बात की, और अब हम बात करें किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये लॉज बनाए गए हैं, पर्टिकुलरली लेजिस्लेशन इस हवाले से कि जब कोई प्रोडक्ट बेचता है और जब कोई सर्विसेज को ऑफ़र करता है। तो अगर हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं तो प्रोडक्ट के हवाले से ये ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के ऊपर जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जो आप कमिटमेंट करते हैं, पूरी हो। उन प्रोडक्ट्स को बनाने में आप पूरी तरह माहिर हो और उनको बेचने के लिए वो आपकी ओनरशिप का हिस्सा हो। जबकि सर्विसेज के अंदर जो सर्विस आप दे रहे हैं उसकी आपके पास पूरी स्किल्स हो और आप उसको रीज़नेबली प्राइस करें और लेंथ ऑफ टाइम के अंदर उसको वाइंड अप करें। तो ये चीज़ होती है जिसको हम कंज्यूमर एक्ट कहते हैं। अब आमतौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके नाम होते हैं। जैसे अगर मैंने ज़मीन खरीद किया तो उसको जो है वो लैंड डीड का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई नाम ना दिया जाए तो हम उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। अगर वो कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना वो मैरिटल सर्टिफिकेट है, ना वो लैंड डीड है, तो हम उसको सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आम तौर पे दो पार्टीज़ के दरमियान कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के एग्रीमेंट का नाम है। आम लोगों का ये समझना है कि ये हर सूरत रिटन होना चाहिए। तो अच्छा है अगर रिटन हो, लेकिन रिटन ना भी हो, उसका प्रूफ भी हो, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है जी। और कोई भी इंसान जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो है वो कुछ कंडीशंस हैं, उनको मीट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उनको मीट नहीं करते तो आपके ऊपर लीगल वायलेशन का केस जो है वो हो सकता है। लिहाजा हम अगर देखें तो हम बात ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट के लिए सबसे पहली बात ये है कि जो पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करती हो, किसी पर कोई दबाव ना हो। सेकेंडली, कंसीडरेशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज़ के लिए कुछ वैल्यू रखता हो, यानी कुछ गिव एंड टेक हो। कि जैसे आप कहते हैं मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा और मैं कहता हूँ मैं आपको उसके बदले लैपटॉप दे दूंगा, तो इसमें गिव एंड टेक होता है। टेक भी नहीं होता और गिव भी नहीं होता। इसको हम कहते हैं, अगर पहले से ये बात काबिल ज़िक्र थी, आपके नोटिस में थी, तो हम कहेंगे हाँ, दोनों पार्टीज़ में कंसिडरेशन भी थी। और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, यानी दोनों पार्टीज़ खुद से ये चाहती थी कि ऐसा कोई माहिदा किया जाए। और लीगल कैपेसिटी ये है कि बंदे की जो एज है वो 18 ईयर्स एंड मोर होनी चाहिए और उसके पास CNIC ताकि हो। ठीक है जी। और मेंटली मैच्योर हो। अब बात आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिंपल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि बिला वजह आप किसी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल सकते, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप एम्प्लॉय की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखेंगे, और आप जो है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। और ये कुछ राज है, और आप हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली रिटायरमेंट का जिक्र है। सवाल ये है, रिटायरमेंट का फ़ायदा क्या है? रिटायरमेंट से नए आने वालों को जॉब मिल जाती है, यंगर्स लोग आगे आ जाते हैं, और रिटायरमेंट से जो आपके पास वर्कर्स की रिडेंडेंसी है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। और रिटायरमेंट से यंग लोग भी लेबर का हिस्सा बनते हैं, जिससे एक बैलेंस बन जाता है यूथ और तजर्बे के दरमियान, और दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं। क्या हाल है जी? तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात आ गई डिसमिसल। देखिए, डिसमिसल जो है किसी एम्प्लॉई के साथ एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप तोड़ देना टर्मिनेशन कहलाता है।
टर्मिनेशन के अंदर फिक्स टर्म के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया जाए तो भी हम इसे टर्मिनेशन कहेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट अभी था और उससे पहले ही एम्प्लॉय को फारिग कर दिया गया तो इसको भी हम डिसमिसल कहेंगे। अब ये जो डिसमिसल है इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दो टर्म हैं, दोनों में अपने अपने प्रॉब्लम है। रॉन्गफुल डिसमिसल भी एक डिसमिसल है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी को डिसमिस कर रहे हैं और डिसमिस करते वक्त आपका उसे डिसमिस करने का जो मेथड है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। मिसाल के तौर पे आपने उसे बर वक्त नोटिस नहीं दिया, फेलियर टू गिव कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ऑफ नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट होने की रीज़न भी सही है, तब भी ये ज़्यादती है, क्योंकि आपको नोटिस ज़रूर देना चाहिए। और अनफेयर डिसमिसल वो है जिसके अंदर जो आपने रीज़न दी है डिसमिस करने की वो जस्टिफाई नहीं करती, वो रीज़न ही गलत है। तो अगर रीज़न गलत है तो अनफेयर डिसमिसल है, अगर रीज़न ठीक है लेकिन नोटिस नहीं दिया और तरीक़ाकार नहीं फॉलो किया तो फिर ये रॉन्गफुल डिसमिसल है। तो यहाँ एक सवाल है, ए टिपिकल एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट लेजिस्लेशन विच ऑफ वुड बी द क्लास एज अनफेयर रीज़न फॉर डिसमिसल। तो अनफेयर रीज़न क्या है? एम्प्लॉई वाज अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन में होना कोई जुर्म नहीं है, और आप अगर इसको रीज़न कह रहे हैं तो ये रीज़न बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आज के दौर में एक मसला है और ये है कि अगर वर्कर अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते और दुनिया और हालात और टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वर्कर्स की तादाद जितनी हमें चाहिए उसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। हम इसे रिडंडेंसी कहते हैं। ऐसी सूरत में हमें एम्प्लॉइज़ को जो है वो बड़े तरीके के साथ टैकल करना पड़ता है। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाकर हमारी रेगुलर लेबर का हिस्सा बन जाए, और दूसरी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दें। अगर ऐसा भी ना हो सके तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि एम्प्लॉय को किसी अपने कस्टमर फर्म या अपनी सप्लायर फर्म में एडजस्ट करा दें ताकि वो रिडंडेंट ना रहे। ठीक है जी, चूँकि वेस्ट के कल्चर में और अमेरिका के कल्चर में अगर कोई वर्कर रिडंडेंट है, फालतू है और वापस काम करता रहा है तो उसकी बदनामी कम है और ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी ज़्यादा है। तो होप आपको मेरा ये लेक्चर लीगल फ्रेमवर्क के हवाले से पसंद आया होगा और आपके लिए मुफीद होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।